नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि गाय भैंस को नियंत्रित करने के तरीके। अब हम पढ़ेंगे कि उनको गिराने के क्या क्या तरीके हैं। तो पढ़ेंगे गाय भैंस को गिराने के तरीके। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि उसको नियंत्रित करने के तरीके। अब पढ़ेंगे हम उनको गिराने के तरीके, जिसमें पहला है रूप्स मेथड। रूप्स मेथड रूप्स मेथड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दिख रहा है? थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये कोई गाय है। फिर रूप्स मेथड में क्या होगा कि एक 8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको पहला तो उसके लूप बनाएंगे, यानी कि उसका घेरा बनाएंगे। मतलब 8 मीटर रस्सी ली, फिर उसको क्या करेंगे, एक लूप यहाँ पर बनाएंगे। उसका एक लूप यहाँ पर बनाए गर्दन पर, मतलब सिर से लेकर गर्दन तक, उसको गर्दन को टाइट रखने के लिए। फिर उसमें गांठ मारेंगे, यहाँ से यूं गांठ मारेंगे। फिर एक यू लेंगे, यू गांठ मार के फिर यू लेंगे एक। उसके बाद फिर यहाँ पर भी उसको गांठ मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर, यानी कि इसका एब्डोमल, यानी कि यहाँ पर एक लेंगे, फिर इसको गांठ मार के पीछे खींच लेंगे। ठीक है, यानी कि रूप्स मेथड रहता है उसमें 8 मीटर लंबी एक रस्सी लेंगे। फिर उसको फर्स्ट राउंड तो उसके गाय के गर्दन से, दूसरे राउंड उसको गाय के सीने से, और तीसरा राउंड उसके एब्डोमल से उसको बांध देंगे। फिर पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे ये पूरा शरीर उसके मतलब ये यूं गर्दन के चारों तरफ घुमाएंगे, सीने के चारों तरफ घुमाएंगे, और इसके एब्डोमेन के चारों तरफ घुमा के एक तरफ से यूं फिर पीछे से खींच लेंगे। तो क्या होगा, तो उसमें गाय में प्रेशर बनेगा और उसका जो शरीर के अंग थोड़ा दबेंगे, जिससे वो बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो गाय भैंस को गिराने के लिए हम 8 मीटर लंबी एक रस्सी लेंगे। फिर पहला उसका जो लूप रहता है वो गाय की गर्दन से, दूसरा जो लूप रहेगा वो सीने से, और तीसरा जो लूप रहेगा वो एब्डोमेन से हम लूप बनाकर उसको फिर पीछे से खींच लेंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे रूप्स मेथड, और ये गाय को गिराने का एक विधि है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो गाय भैंस को गिराने के लिए हम 8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे। फिर पहला जो लूप बनाएंगे वो गाय के गर्दन पर, दूसरा जो लूप बनाएंगे वो गाय के सीने पर, और तीसरा जो लूप बनाएंगे वो गाय के एब्डोमेन पर बनाएंगे। उसके बाद हम इन तीनों में यहाँ पर यूं गांठ मारेंगे, फिर पीछे से खींच देंगे, जिससे वो गाय नीचे बैठ जाएगी। और ये जो रूप्स मेथड है वो सबसे प्रचलित तरीका है, जिस मतलब सबसे ज्यादा जो यूज में लेने वाला, अगर पशुपालक जो नॉर्मली अगर कोई यूज में ले तो सबसे ज्यादा जो यूज में लेता है वो यही तरीका है। तो इसमें लिखेंगे, तो गाय भैंस को गिराने का सबसे प्रचलित तरीका, यानी कि अगर गाय भैंस को सबसे गिराने का सबसे प्रचलित तरीका देखें तो वो है रूप्स मेथड। रूप्स मेथड ये दो प्रकार, मतलब गाय भैंस को गिराने का तरीका रूप्स मेथड, जिसमें एक 8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे, उसमें 3 लूप बनाएंगे। पहला लूप गर्दन पर, दूसरा लूप सीने पर, और तीसरा लूप एब्डोमेन पर बनाएंगे। फिर उसमें गांठ मार के पीछे से खींच लेंगे, जिससे वो बैठ जाएगा। प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रक्रिया रहेगी कि पहले तो 8 मीटर लंबी एक रस्सी लेंगे, 8 मीटर लंबी
8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे, ठीक है, और फिर उसके 3 लूप बनाएंगे। फर्स्ट लूप जो रहेगा उसका फर्स्ट लूप या फिर श्रृंखला लूप कह लो या श्रृंखला कह लो, लूप या श्रृंखला। फर्स्ट जो लूप रहेगा वो कम लगाएंगे, गर्दन से होकर, गर्दन से होकर, क्योंकि ये गर्दन पे है, उसके बाद सीने पर और उसके बाद एब्डोमिनल या फिर उदर गुहा में। सेकंड जो लूप लेंगे वो लेंगे हम सीने से होकर, सीने से होकर। और थर्ड लूप लेंगे बोलेंगे हम एब्डोमिनल या फिर उदर से, उदर या एब्डोमिनल, एब्डोमिनल से होकर। फिर एब्डोमिनल से होकर फिर उसमें क्या करेंगे कि इसमें गांठ मारेंगे, फिर जो ये रस्सी रहेगी उसमें गांठ मारेंगे, फिर पीछे से खींच लेंगे जिससे वो गाय नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो रूप्स मेथड सबसे प्रचलित तरीका यही है। मतलब अगर एग्जाम में पूछ ले कि गाय को गिराने का सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है तो वो है रूप्स मेथड। उसमें क्या लेंगे, क्या होता है, तो 8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे और फिर उनके 3 लूप बनाएंगे। पहला लूप गाय के गर्दन पर बनाएंगे, दूसरा सीने पर बनाएंगे और तीसरा एब्डोमेन पर बनाएंगे और तीनों में गांठ मार के फिर पीछे से खींच लेंगे जिससे वह गाय नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर सबसे प्रचलित तरीका पूछे गाय को गिराने का तो वो रहता है रूप्स मेथड। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सेकंड आएगा बर्ले मेथड। सेकंड जो आएगा वो आएगा गाय को गिराने का मेथड बर्ले मेथड, बर्ले मेथड। ये भी गाय को गिराने का एक तरीका है। तो उसमें क्या करेंगे कि ये मान लो ये गाय है, ये गाय है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी 8 मीटर लंबी एक रस्सी लेंगे, इसमें भी 8 मीटर एक लंबी रस्सी लेंगे। फिर उसके दोनों सिरे, मतलब ये एक रस्सी ली, एक 8 मीटर रस्सी ली, फिर उसके दोनों सिरे यूं बराबर कर लेंगे। 8 मीटर रस्सी ली, फिर उसके दोनों सिरे यूं बराबर कर लिए, दोनों हाथों के लिए, मतलब दोनों सिरे बराबर कर लिए। फिर ये जो सिरा है, ये जो सिरा है वो गाय के गर्दन पर यहाँ पर लगाएंगे, एक इस तरफ और एक उसी तरफ, यानी कि एक इस तरफ लगा रहे वैसे वैसे एक उस तरफ भी रहेगा। फिर उसको गाय के ये दोनों जो ब्रिस्किट भाग रहता है, गाय का जो ब्रिस्किट भाग रहता है उससे गुजारेंगे, गाय के ब्रिस्किट भाग से गुजार कर पीछे की तरफ यूं ले लेंगे, यानी कि उसके पीठ की तरफ, और ये जाएगा उस तरफ, यानी उस तरफ वाले भाग में। फिर जो उस तरफ भी ऐसा ऐसा किया हुआ है उसको लाएंगे इस तरफ, उसको इस तरफ, फिर इस तरफ लाके फिर गाय के जो दोनों के नीचे के पैर है, पीछे के जो ये दोनों पैर है वहां से यूं गुजार देंगे और वो वाली सामने वाली रस्सी भी यूं गुजार देंगे। यानी कि मान लो कि 8 मीटर लंबी एक रस्सी लेंगे, फिर उसको ऐसे यूं 2 बराबर भागों में कर लेंगे। फिर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो गाय के ये गर्दन पे यूं लगा देंगे, यूं गर्दन पे यूं लगाया, फिर यहाँ से यूं लेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस करके यूं करके पीछे पैरों में यूं निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि पहला ये गर्दन पे डाला, फिर जो ब्रिस्किट जो भाग रहता है वहां से यूं क्रिस क्रॉस उसको गुजारेंगे, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस भी मेथड भी कहते हैं, इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये क्रिस क्रॉस मेथड रहता है। तो इसमें क्या कहते हैं, 8 मीटर लंबी रस्सी ली पहले तो, फिर इसको यूं मुड़ा लिया, फिर ये वाला जो उसका ऊपर वाला जो भाग रहेगा उसको गाय के गर्दन में दोनों बराबर हिस्सों में अगर यूं बांट देंगे, फिर उसको नीचे जो ब्रिस्किट भाग रहता है वहां से गुजारेंगे। फिर पीठ पर, अब पीठ आ गई, ये देखो ये पीठ, एक यहाँ से यूं ले लेंगे और एक यहाँ से यूं क्रॉस मार देंगे, फिर पैरों के पीछे से लेकर नीचे से यूं निकाल देंगे। समझ में आया? ऐसे यूं निकाल देंगे, फिर पीछे से ये दोनों पैरों से निकाल के खींच लेंगे जिससे गाय को प्रेशर बनेगा और वो नीचे बैठ जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा कि जो बर्ले मेथड है
वो उतना हालांकि यूज में नहीं लेते, जो मेनली यूज में लेते वो रूप्स मेथड ही काम में लेंगे। बर्ले मेथड उसके दूसरी चॉइस के रूप में, यानी कि जो दूसरे विकल्प के रूप में इसका काम लेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव मेथड है ये। बर्ले अगर रूप्स मेथड अगर काम में नहीं लेंगे तो बर्ले मेथड काम में लेंगे। बाकी जो मेनली जो लेते हैं वो रूप मेथड ही काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें गाय को जो सारे अंग रहते हैं वो मतलब एकदम फिट नहीं हो पाते, जिससे गिराने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो कारगर नहीं रहता। पर इसमें वो जो रूप मेथड पड़ा उसमें गांठ लगाते हैं, इसमें गांठ नहीं लगाएंगे। तो क्या रहता है, जो रूप्स मेथड रहता है उसमें गाय को जो रस्सी रहती है वो निकालने में दिक्कत रहती है, या फिर उसके जो सारे जो अंग है वो एकदम जकड़ जाते हैं। जो इसमें क्या रहता है कि बाद में रस्सी निकाल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, कहीं भी गांठ नहीं रखती, इसलिए रस्सी निकाल देते हैं। फिर भी अगर मेनली अगर पूछा जाए कौन सा जो काम विधि जो यूज में लेते हैं गिराने में, तो वो लेते हैं हम रूप्स मेथड। तो इसमें हम बर्ले मेथड में लिखेंगे कि इसे रूप्स मेथड के विकल्प के रूप में यूज लेते हैं। यानी कि अगर वो रूप्स मेथड अगर उपयोग में नहीं किया तो बर्ले मेथड हम उपयोग में लेंगे, बाकी मेनली तो रूप्स मेथड ही उपयोग में लेंगे। इसमें भी क्या रहता है, अब बर्ले मेथड के मतलब बर्ले मेथड रूप्स मेथड के विकल्प में के रूप में, यानी कि अल्टरनेटिव मेथड, इसको क्या कहते हैं, अतः इसे अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं। अतः इसे अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये रूप्स मेथड के दूसरी चॉइस है। पहली चॉइस रूप्स मेथड है, ये दूसरी चॉइस है इसलिए। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी कि इसमें भी 8 मीटर ही लंबी रस्सी लेंगे। 8 मीटर लंबी रस्सी को दो बराबर भागों में बांटकर पहला हिस्सा गर्दन से गुजारेंगे, पहला हिस्सा कहाँ से गुजारेंगे, गर्दन से। फिर दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो ब्रिस्किट से। फिर जो तीसरा हिस्सा रहेगा वो उसके जो पीठ रहती है, पीठ से गुजारेंगे, वो भी किस मेथड में, तो क्रिस क्रॉस मेथड में, यानी कि ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड में गुजारेंगे, तो इसलिए इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। और क्रिस क्रॉस मेथड में गुजारेंगे तो इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यूं क्रिस क्रॉस गुजारेंगे तो इसलिए इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। अतः लिख दो, अतः इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। और इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा हम आगे लिखेंगे। इसका फायदा क्या, तो इसमें जो फायदा, जो इस पर हम गांठ नहीं लगाते, तो गांठ नहीं लगाएंगे तो रस्सी को निकालने में आसानी होगी। तो इस मेथड में गांठ नहीं लगाते हैं, जिससे गाय के गिरने के बाद रस्सी निकालने में आसानी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बर्ले मेथड। रूप्स मेथड तो हमने पहला पढ़ा कि उसको पहले तो हम 8 मीटर लंबी रस्सी लेंगे और फिर उसको गर्दन से गुजारेंगे,
सीने से गुजारेंगे और पीछे एब्डोमेन से गुजार के पीछे की ओर खींच लेंगे। उसमें 3 लूप रहेंगे। और इसमें पड़ा, ये था हमारा बर्ले मेथड। ये इसको जो रूप्स मेथड है उसका विकल्प के रूप में, यानी कि उसके विकल्प के रूप में हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इसको अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि 8 मीटर एक लंबी रस्सी लेंगे, फिर उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके बाद जो पहला जो हिस्सा है मतलब उसको फिर गर्दन से गुजारेंगे, फिर दूसरा इसको क्रॉस करके ब्रिस्किट से गुजारेंगे। उसके बाद ऊपर लाके क्रॉस करके पीठ से गुजारेंगे। उसके बाद वापस नीचे ले जाकर जो उसके पीछे के पैर है, उसके थनों के भाग, वहां से फिर उसको बाहर खींच लेंगे, जिससे फिर 2 यूं रस्सियां प्राप्त होगी। फिर पीछे से यूं खींच लेंगे तो फिर वो गाय नीचे बैठ जाएगी। और इसमें क्या होता है कि ब्रिस्किट एक क्रॉस तो क्रिस क्रॉस तो इसके ब्रिस्किट के पास आ गया, दूसरा क्रिस क्रॉस आ गया इसके पीठ पर, और तीसरा क्रिस क्रॉस आ गया उसके पैरों में। तो इसलिए इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम क्रॉस के रूप में पूरा रहता है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस अगर मेथड पूछे तो किसे कहें, तो वो बर्ले मेथड को कहते हैं। और इसमें क्या रहता है कि इसमें एक भी गांठ नहीं लगती, जिससे गाय गिरने के बाद उसको रस्सी को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि उस रस्सी को आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि घोड़े को कंट्रोल करने की विधियां, कि घोड़े गाय भैंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि घोड़े को कंट्रोल करने की क्या क्या विधियां है। तो घोड़े को गिराने की विधियां, घोड़े को गिराने की विधियां, घोड़े को अगर गिराना है तो क्या क्या विधियां हम अपनाएंगे। तो पहला है सिंगल लाइन मेथड। तो सिंगल लाइन मेथड कहते किसे हैं, तो एक डायग्राम बनाऊंगा मैं भी। ये ले लिया हमने घोड़ा, इसको घोड़ा मान लो आप। ये ले लिया हमने घोड़ा। अब सिंगल लाइन मेथड में क्या करेंगे, तो घोड़े के जो पीछे का पैर रहता है उसमें से एक रस्सी, ये पीछे का पैर है, यहाँ पर एक रस्सी बांध देंगे। फिर इस रस्सी को गर्दन से गुजारेंगे और फिर यूं खींच लेंगे। इसको बोलेंगे हम सिंगल लाइन मेथड। अगर घोड़े में पीछे के एक पैर को अगर मतलब एक पैर से अगर कंट्रोल करना है तो हम बोलेंगे उसको सिंगल लाइन मेथड। अब सिंगल लाइन मेथड में होता क्या है, तो सिंगल लाइन मेथड में क्या होगा, घोड़े का जो पीछे का पैर है वहां पर उसको बांध देंगे, फिर पीछे के पैर से फिर वो रस्सी को लाएंगे गर्दन में, और गर्दन से ये क्रॉस करके आगे से खींच लेंगे, जिससे ये जो पैर है वो यूं उड़ जाएगा। उससे घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से माने कि इसमें एक पैर ही उसका कंट्रोल में रहेगा, बाकी के 3 पैर उसके खुले हुए, इसलिए घोड़ा उतना कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। फिर भी इसका यूज नॉर्मली अगर करें तो कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन मेथड को क्या कहेंगे, तो घोड़े के पीछे के एक पैर को रस्सी की मदद से बांध देना। तो घोड़े के पीछे के एक पैर को रस्सी से बांधना, यानी कि पीछे का एक पैर है वहां उसको बांधकर गर्दन पे यूं घुमा के फिर आगे की ओर खींच लेंगे, जिससे ये पैर तो कंट्रोल में आ गया, पर ये तीनों पैर उसके कंट्रोल में, मतलब घोड़े के कंट्रोल में अभी तक, पशुपालक के कंट्रोल में नहीं आए। फिर हम लेंगे डबल लाइन मेथड। अब डबल लाइन मेथड में क्या करेंगे, तो ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। तो डबल लाइन मेथड में क्या करेंगे, तो पीछे के दोनों के पैर में यूं रस्सी बांध देंगे। ये एक पैर में रस्सी बांध दी और यूं गुजार ली,
फिर दूसरे के पैर में रस्सी बांधी और यूं गुजार ली। यानी कि पीछे के दोनों पैरों में रस्सी बांध के उसको कंट्रोल करना, जिसे हम बोलेंगे डबल लाइन मेथड। घोड़े के पीछे के दोनों पैरों में रस्सी बांधकर उसको कंट्रोल करना हम कहेंगे डबल लाइन मेथड। इसको मतलब यहाँ से यूं ली वो भी और यहाँ से यूं भी ली वो भी, मतलब दोनों पैरों को अलग अलग, दोनों पैरों में एक ही रस्सी नहीं, दोनों पैरों में अलग अलग रस्सी यूं ली, दोनों पैरों में यूं दो अलग अलग रस्सी ली, फिर गर्दन से गुजार के यूं खींच लिया। तो घोड़े के पीछे के दोनों पैरों में रस्सी बांधना। अब दोनों पैरों में रस्सी बांधी है पर अलग अलग, तो दोनों पैरों में, घोड़े के दोनों पैरों में अलग अलग रस्सी बांधना, अलग अलग रस्सी बांधना, यानी कि घोड़े के जो पीछे के पैर है उनको अलग अलग रस्सी बांधना। और तीसरा हम लेंगे वो रहेगा हॉबल्स मेथड। हॉबल्स मेथड, हॉबल्स मेथड रहता है वो घोड़े के चारों पैरों को कंट्रोल करने के लिए यूज में करते हैं। हॉबल्स मेथड में होता क्या है कि ऐसे 4 लूप रहते हैं, घोड़े के 4 पैर हैं तो ऐसे ही 4 लूप रहेंगे, इस ये और ये लूप एक चैन से यूं बंधे रहते हैं। ऐसे 4 लूप रहते हॉबल्स मेथड, यानी कि हॉबल्स में इनको ही बोलेंगे हम हॉबल्स। ऐसे डी शेप के 4 लूप रहते, एक हम अपने यूं मान लो कि बेल्ट नहीं रहता जो कुत्ते के गले में पहनाते हैं उसी प्रकार से, पर एकदम स्ट्रांग रहता है, वैसे लूप रहते और डी शेप के लूप रहते जो चैन से बंधे होते हैं। तो घोड़े के चारों पैरों में उसको टाइटली बांधकर घोड़े को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे कारगर अगर तरीका देखें तो हॉबल्स मेथड ही है, क्योंकि इसमें घोड़े को चारों पैरों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल लाइन में 3 पैर तो उसके खुले हैं, डबल लाइन में भी उसके आगे के 2 पैर खुले हैं, पर हॉबल्स मेथड में क्या रहता है कि उसके चारों पैरों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हॉबल्स मेथड में इसमें डी शेप के जो 4 हॉबल होते हैं और जिन्हें घोड़े से चारों पैरों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें डी शेप के ये घोड़े को मतलब चारों पैरों में पहना दिए जाते हैं। तो इसमें डी शेप के 4 फंदे बोल दो या हॉबल्स बोल दो, ठीक है। तो 4 हॉबल्स होते हैं जो घोड़े के चारों पैरों में या घोड़े के चारों पैरों में फंसा दिए जाते हैं। तो हम अब देखेंगे कि क्या क्या होता है। और देखो अब इससे चारों पैरों को कंट्रोल करेंगे तो ये ज्यादा प्रचलित है, तो ये ज्यादा प्रचलित तरीका है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रचलित तरीका पूछे तो कौन सा है, वो हॉबल्स मेथड। अब देखेंगे हम सिंगल लाइन मेथड किसे कहेंगे। तो जो घोड़ा रहता है उसके पीछे के एक पैर को उठा के गर्दन से फिर खींच लेना, यानी कि पीछे का एक पैर ही उसमें कंट्रोल रहेगा, 3 पैर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। डबल लाइन मेथड किसे कहेंगे, तो पीछे के दोनों पैरों को कंट्रोल करने का, वो बोलेंगे डबल लाइन मेथड। हॉबल्स मेथड में 4 हॉबल्स रहते जो घोड़े के चारों पैरों में बांध दिए जाते, उससे घोड़े के जो चारों पैरों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और सबसे जो अगर प्रचलित तरीका पूछे तो वो है हॉबल्स मेथड। क्लियर यहाँ तक। घोड़े में कंट्रोल करने की 3 विधियां हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन और हॉबल्स। सिंगल लाइन से घोड़े के पीछे के एक पैर को कंट्रोल किया जाता है, डबल लाइन से पीछे के दोनों पैरों को कंट्रोल किया जाता है, और हॉबल से चारों पैरों को कंट्रोल में किया जाता है।
तो जहां तक हमने घोड़े को गिराने की विधियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम घोड़े को नियंत्रित करने की विधियां। अब पढ़ेंगे हम घोड़े को नियंत्रित करने की विधियां। घोड़े को नियंत्रित करने की विधियां। अभी हमने पढ़े घोड़े को गिराने की विधियां, अब पढ़ेंगे घोड़े को नियंत्रित करने की विधियां, जिसमें पहला है ट्विच। ट्विच टीच में एक यूं मान लो कि प्लार रहता है, प्लार या फिर संडासी, जो घर में नॉर्मली यूज रहती है, जो खाना बनाने जब किचन में हम रहते हैं ना, जब उसको पकड़ने के लिए कोई भी प्लार जैसे संडासी रहती है, उसी प्रकार का एक उपकरण रहता है जिसे बोलेंगे हम ट्विच। तो क्या होता है कि ट्विच से जो घोड़े का ऊपरी होठ है उसको पकड़ लेते हैं, जिससे घोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। तो क्या करेंगे, क्या होता है ट्विच, घोड़े को ऊपरी होठ को पकड़ने के लिए एक जो उपकरण रहता है उसको बोलेंगे ट्विच, जिससे घोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। तो घोड़े को नियंत्रित करने के लिए घोड़े के ऊपरी होठ में फंसा दिया जाता है। तो घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उसके ऊपरी होठ में फंसा दिया जाता है। यानी कि ट्विच एक नॉर्मली अगर मान ले तो संडासी रहता है, संडासी मतलब ऐसा ही उपकरण रहता है, संडासी जैसा ही ऐसा एक उपकरण रहता है। तो इससे ये जो भाग रहता है ये घोड़े के ऊपरी भाग में यूं फंसा दिया जाता है, एक हाथ से यूं फंसा दिया जाता है, जिससे फिर घोड़े को कंट्रोल में किया जाता है। ऊपरी होठ को उसको फंसा देते हैं तो घोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, उसको ही बोलेंगे हम ट्विच। फिर दूसरा रहेगा क्रेडल। क्रेडल ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो गले पर अप्लाई करते हैं, जो मेनली घोड़े में, पहले हमने पढ़ा था कि जानवरों को नियंत्रित करने में, अब स्पेशली पढ़ रहे हैं हम घोड़े में, जो कि क्रेडल मेनली घोड़े में ही यूज में होता है, तो घोड़े में पढ़ेंगे हम। क्रेडल ये घोड़े के गर्दन पर अप्लाई करते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इससे घोड़ा त्वचा नहीं चाट सके इसलिए ये होता है। तो ये रहता है, वो घोड़े की गर्दन पर अप्लाई करते हैं। इसे घोड़े की गर्दन मतलब ये लकड़ी का मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें लकड़ियां यूं बांस की लकड़ियां बांधी जाती है, जिससे फिर घोड़े की गर्दन पर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे घोड़ा यूं नहीं हो सके। तो घोड़े की गर्दन पर अप्लाई करते हैं। अब इसके यूज हमने पहले भी पढ़ा था कि क्यों करते हैं, तो ताकि घोड़ा अपनी त्वचा नहीं चाट सके, ताकि घोड़ा अपनी त्वचा नहीं चाट सके। और ये किससे बना होता है, तो यह लकड़ी या बांस का बना होता है। मेनली तो बांस का ही बना होता है, ये बांस का ही बना होता है, पर लकड़ी से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर घोड़े को नियंत्रित करने की और घोड़े को गिराने की विधियां हमारे कंप्लीट हुई। घोड़े को दो प्रकार से नियंत्रित करते हैं, पहला है ट्विच और दूसरा है क्रेडल। ट्विच एक उपकरण रहता है जिससे घोड़े को ऊपरी होठों में फंसा दिया जाता है, जिससे वो कंट्रोल में करेंगे, और क्रेडल जिससे घोड़ा गर्दन को साइड में नहीं कर सके इसलिए उसके गर्दन पर अप्लाई करते हैं। अब पढ़ेंगे हम भेड़ को नियंत्रित करने के जो तरीके हैं। नियंत्रित भेड़ बकरी को नियंत्रित व गिराने के तरीके। भेड़ बकरी को नियंत्रित व गिराने के तरीके, जिसमें हम पहला ही पढ़ेंगे हम लिफ्ट मेथड। लिफ्ट मेथड यानी कि लिफ्ट हमने पहले ही पढ़ा है, मतलब
जानते ही होगे आप नॉर्मल लिफ्ट का मतलब क्या, लिफ्ट मतलब उठा लेना, उठाना, लिफ्ट का मतलब वही होता है ना, उठाना। तो गाय सॉरी भेड़ बकरी को हम नॉर्मली उठा कर यूं साइड में कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे लिफ्ट मेथड। अब करेंगे कैसे, तो हम पहले तो जो छोटा मतलब भेड़ या बकरी रहती है उसके लेफ्ट साइड हम, अब देखो लेफ्ट और राइट, ज्यादा हो सके तो लेफ्ट राइट यानी कि इंग्लिश में ही याद रखेंगे, क्योंकि पेपर जो रहता है वो इंग्लिश में ही मान्य रहेगा। दाया बाया में कंफ्यूज न हो, हम लेफ्ट राइट ही याद रखेंगे। तो हम जो भेड़ बकरी रहती है उसके लेफ्ट साइड खड़े रहेंगे, फिर जो अपना जो ये लेफ्ट वाला हाथ है वो भेड़ के लेफ्ट वाला हाथ है वो भेड़ के गर्दन के नीचे रखेंगे, और ये राइट वाला हाथ है, राइट वाला हाथ यूं भेड़ के यूं एब्डोमन से यूं गुजार देंगे, भेड़ के एब्डोमन को यूं पकड़ लेंगे, फिर यूं करके उसको पटक देंगे। पटकने का मतलब यूं नहीं कि उसको यूं फेंक दे, उसको यूं करके उसको रखेंगे, यानी कि कंट्रोल अगर करना भेड़ को या बकरी को कंट्रोल करना है तो उसके हम पहले तो लेफ्ट साइड में खड़े रहेंगे, फिर जो अपना लेफ्ट हाथ है वो उसके गर्दन के नीचे से नीचे रखेंगे, और जो राइट हाथ है, राइट हैंड है, वो उसके एब्डोमन से यूं गुजार के यूं नीचे रखेंगे, फिर उसको यूं पीछे कंट्रोल में कर लेंगे। तो भेड़ को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही माना जाता है। तो ये भेड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को उसके लेफ्ट साइड में खड़ा रहना पड़ता है, उसके लेफ्ट साइड में खड़ा रहना पड़ता है, और जो लेफ्ट हैंड रहता है वो उसके गर्दन के नीचे, राइट हैंड रहता है वो एब्डोमेन से करके पीछे की ओर नीचे उसको कर देते। तो हम लिखेंगे कि भेड़ को कंट्रोल करने का तरीका जिसमें व्यक्ति लेफ्ट साइड खड़ा रहता है, व्यक्ति लेफ्ट साइड खड़ा होता है, व्यक्ति को लेफ्ट साइड ही खड़ा होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड खड़ा होगा, फिर क्या करेंगे, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड को जो लेफ्ट हैंड है वो गर्दन के नीचे, मतलब लेफ्ट हैंड को गर्दन के नीचे से गर्दन पकड़ेगा, और जो उसका राइट हैंड है, राइट हैंड को घुमाकर, सॉरी राइट हैंड को एब्डोमिनल से घुमाकर, या फिर उधर से घुमाकर भेड़ को लिफ्ट करेंगे। यानी कि लिफ्ट मेथड जो भेड़ में मेनली यूज करते हैं, जिसमें व्यक्ति भेड़ के लेफ्ट साइड खड़ा रहेगा, उसका जो लेफ्ट से है हाथ है उसको मतलब गर्दन से पकड़ेगा, और जो राइट हैंड है वो एब्डोमेन से पकड़ के उसको उठा लेंगे। अगर उसको नीचे की अगर कोई सर्जरी तो उसको यूं रख देंगे, अगर नॉर्मली अगर उसको नियंत्रित करना है तो यूं करके यूं उठा के रखेंगे। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि लिफ्ट मेथड का हम मेनली अगर यूं देखें तो उठाना, लिफ्ट का मतलब ही क्या होता है कि उठाना, उसको बेड को उठा लेने का। अब जो बेड को नियंत्रित करने के जो उपकरण है वो पढ़ेंगे। बेड को नियंत्रित करने के उपकरण, किन किन उपकरण से बेड को, जो पहला है लिंगटन गेग। लिंगटन गेग हमने पहले ही पढ़ा है कि माउथ गेग, ये सेमली माउथ गेग जैसा ही होता है। तो ये क्या करेगा कि मुंह को खोलने के लिए ये करेगा। तो यह एक प्रकार का माउथ गेग है जो मुंह को खुला रखेगा, हमने पहले ही पढ़ा है
कि माउथ गैग, ये सेम ही होता है, लिंटन गैग माउथ गैग के सेम ही होता है। उसके बाद रहेगा पोर्टेबल, उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो रहेगा पोर्टेबल शिप स्टॉक। पोर्टेबल शिप स्टॉक ये जो होता है, अब पोर्टेबल यानी कि साथ में ले जाने हुई, पोर्टेबल यानी कि हम वैसे कहते हैं ना कि ये चीज पोर्टेबल है, यानी कि उसको उठा के साथ में ले जाओ, उसको बोलेंगे हम पोर्टेबल। इसमें क्या रहता है कि एक वाई शेप का यू अड़गड़ा रहता है, इसको यूं जमीन में गाड़ देते हैं। यानी कि जैसे कि अब गाय भैंस को हम कंट्रोल में करेंगे तो वो मेनली तो उसको टेविस में हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो भेड़ बकरी रहती है वो छोटे रहते हैं तो उनको हम टेविस में कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए रहता है पोर्टेबल शिप स्टॉक, यानी कि एक वाई शेप का ऐसा रहता है। जैसे कि यूं मान लो कि जो गाय भैंस की मतलब जो या फिर किसी की मतलब बलि हम जो चढ़ाते हैं, जो बलि जो चढ़ाते हैं उसमें एक ऐसे यूं शेप रहता है जिससे सर गुजारता है, फिर तलवार से कट कर देते हैं। वैसे ही उसी प्रकार से यूं रहता है, वाई शेप का एक रहता है जिससे उसका भेड़ बकरी का यूं सर आगे करके उसको कंट्रोल में किया जाता है। यानी कि वाई शेप का एक कर्वेचर रहता है, वाई शेप का एक उपकरण रहता है जो एक लकड़ी का बना होता है और इससे सिर को रखा जाता है। तो वाई शेप का एक उपकरण होता है जो लकड़ी का बना होता है, इस पर सिर को रखा जाता है, सिर को रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि लिंटन गैग एक माउथ गैग, इसमें हम मैंने भेड़ को नियंत्रित करने के उपकरण, क्या क्या उपकरण हम काम में लेते हैं। लिंटन गैग ये एक माउथ गैग की तरह ही रहता है जो मुंह खोलने के लिए काम आता है। और है पोर्टेबल शिप स्टॉक जो एक वाई शेप का एक उपकरण रहता है जो लकड़ी से बना होता है और इसमें जो भेड़ का बकरी का जो सिर रखते हैं उससे कंट्रोल करेंगे। अब इसको पोर्टेबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको पोर्टेबल इसको साथ में ले जा सकते हैं, इसको बोलेंगे इसलिए इसको पोर्टेबल बोलेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे हम, जो ये पोर्टेबल शिप स्टॉक है उसमें कुछ हम, एक मिनट, पोर्टेबल शिप स्टॉक वाई शेप का करो, हाँ ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। जो पोर्टेबल शिप स्टॉक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उससे हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमें नॉर्मली क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पशु को गिराने से पहले। यानी कि अगर पशु को हम गिरा रहे, पशु को हम किसी जानवर को हम गिरा रहे तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको 12 घंटे से पहले कुछ भी मतलब उसको 12 घंटे तक भूखा रखना है। क्योंकि अगर मान लो हमने गाय को अगर ऑपरेशन करना है और उस ऑपरेशन के लिए उसको गिराना है और हमने गाय को भूखा नहीं रखा तो क्या रहेगा, उसको 2 घंटे पहले ही ऑपरेशन है और 1 घंटे पहले उसको दाब के चारा खिला दिया तो क्या होगा फिर, तो उसका पेट फूला फूला रहेगा। अगर उसको अगर गिराएंगे तो भी एक तरफ गिरेगी, मतलब गिराएंगे तो भी उसको ज़्यादा वजन लगेगा, जिससे उसके जो ऑर्गन रहते हैं उसको डैमेज भी हो सकता है और अगर ऑपरेशन में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए 12 घंटे तक हम उसको कुछ भी खिलाना नहीं है। अगर जानवर को हम गिरा रहे तो उसको 12 घंटे तक कुछ भी खिलाना नहीं है। और दूसरी बात, मेन बात, कि अगर जानवर को गिराते हम तो लेफ्ट साइड ही गिराना चाहिए। जानवर को हम गिराते तो लेफ्ट साइड ही गिराना चाहिए। और हमें किस तरफ खड़ा रहना चाहिए, तो हमें भी लेफ्ट साइड ही गिराना चाहिए। यानी कि लेफ्ट साइड खड़े होकर ही लेफ्ट साइड गिराना। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड गिराने राइट साइड से ही धक्का मार लो, ऐसा नहीं है। हमें भी लेफ्ट साइड से ही खड़ा रहना और लेफ्ट साइड में ही गिराना है। क्योंकि लेफ्ट साइड खड़े होने का जो फायदा है कि उसमें क्या रहता है कि लेफ्ट साइड में हम खड़े रहेंगे तो जो गाय भैंस रहेगी वो एकदम कंफर्टेबल वो उनको लगेगा। अब मान लो जो हम दूध निकालते वो भी लेफ्ट साइड से ही निकालते, गाय भैंस को गिराएंगे वो भी लेफ्ट साइड से ही गिराएंगे। अगर हम टैगिंग करेंगे, टैगिंग जो करते हैं वो भी लेफ्ट साइड से ही करेंगे। यानी कि जो अधिकतर जो बातें वो गाय के लेफ्ट साइड से ही हम करेंगे। सिर्फ एक बात, जब
हम वीर्य कलेक्शन करेंगे। जब सीमन कलेक्शन करेंगे तब ही हम लेफ्ट राइट साइड में खड़े रहेंगे, बाकी हम नॉर्मली जानवरों के लेफ्ट साइड में ही खड़े रहेंगे। और तीसरी बात, प्रेग्नेंट एनिमल को की कास्टिंग नहीं करनी, क्योंकि प्रेग्नेंट जो एनिमल रहेगा उसको हमें गिराना नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल को गिराएंगे तो उसमें एबॉर्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और जो आक्रामक गाय भैंस रहते हैं, आक्रामक जो गुस्सेल रहते हैं, उनको गिराने के लिए अब सीधा तो हम गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो आक्रामक रहेंगे। तो उनको पहले क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे। लोकल एनेस्थीसिया के रूप में हम क्लोरल हाइड्रेट उसको देंगे, क्लोरल हाइड्रेट उसको देंगे, फिर उसके बाद उसको गिराएंगे। तो हम नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे कि पहला, कि जानवर को गिराने से 12 घंटे पहले तक भूखा रखेंगे। जानवर को गिराने से 12 घंटे पहले भूखा रखते हैं, यानी कि उसको गिराने से 12 घंटे पहले तक कुछ भी खिलाना नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे कि जानवर को नॉर्मली लेफ्ट साइड ही गिराना चाहिए। जानवर को सामान्यतः लेफ्ट साइड गिराना चाहिए। अगर को हम किसी भी जानवर को गिराए तो उसको लेफ्ट साइड ही गिराएंगे। अगर मान लो कि रूमन भी लेफ्ट साइड में ही रहता है, रूमन भी लेफ्ट साइड में ही रहता है, अगर रूमन से कोई रिलेटेड सर्जरी है तो उसको राइट साइड में गिराएंगे, बाकी नॉर्मली हम देखें तो उसको लेफ्ट साइड में ही गिराएंगे। और प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं गिराना चाहिए। प्रेग्नेंट एनिमल को हो सके तब तक तो उसको गिराना नहीं चाहिए। फिर चौथा, कि आक्रामक जो गाय भैंस रहते, आक्रामक यानी कि जो गुस्सेल रहते, जो अग्रेसिव रहते, आक्रामक गाय भैंस को गिराने से पहले क्लोरल हाइड्रेट यानी कि सामान्य निश्चेतक काम में ले। हमने पढ़ा कि जानवर को गिराने से पहले हमें 12 घंटे तक उसको भूखा रखना है, और जानवर को सामान्य लेफ्ट साइड ही हमें गिराना चाहिए। हमें भी लेफ्ट साइड में रहना है और जानवर को भी लेफ्ट साइड में गिराना। अगर हम जानवर को गिरा रहे तो भी लेफ्ट साइड, उसका दूध निकाल रहे तो भी लेफ्ट साइड, या फिर उसको टैगिंग कर रहे तो भी लेफ्ट साइड, या फिर कुछ भी काम करेंगे हम उसको लेफ्ट साइड में खड़े रहकर ही करेंगे। सिर्फ वीर्य कलेक्शन, सीमन कलेक्शन ही राइट साइड से करेंगे। फिर जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसकी कास्टिंग नहीं करेंगे, यानी कि उसको गिराना नहीं चाहिए, जब तक हो सके उसको गिराना नहीं है, क्योंकि उसके में अबॉर्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और जो आक्रामक गाय भैंस रहते हैं, जो गुस्सेल गाय भैंस रहते हैं, जो कि अग्रेसिव रहते हैं, उनको गिराने से पहले क्लोरल हाइड्रेट यानी कि सामान्य निश्चेतक देंगे, जिससे वो क्या रहता है कि वो शांत हो जाए या फिर वो बेहोश हो जाए, उससे आसानी रहेगी। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम सुअर को नियंत्रित करने के तरीके। सुअर को नियंत्रित करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो सुअर को नियंत्रित करने के लिए, अब सुअर को नियंत्रित हम कैसे करेंगे, तो रहेगा हमारा पिग कैचर। अब पिग कैचर का आपने नॉर्मली अगर देखा हो तो जब अगर कोई आवारा कुत्ता हो, उसको पकड़ने के लिए जो गांव में एक रेस्क्यू टीम आती है, उसके पास ऐसा एक
रहता है जिसमें एक पाइप रहता है और उसमें से वायर निकलती, मतलब एक पाइप रहता है उसमें से एक ही वायर मतलब निकाला जाता है जो मजबूत रहता है। उसमें फिर क्या करते कि यहाँ पर एक फंदा रहता है और जानवर के गले में लगा दिया जाता है। जानवर के गले में लगाकर फिर यहाँ से इसको खींच दिया जाता है, पीछे से खींच दिया जाए जिससे ये फिट हो जाए और उसको जानवरों को कंट्रोल में लिया जा सके। उसको ही बोलेंगे हम पिग कैचर। नॉर्मली देखते हैं हम डॉग कैचर। डॉग कैचर और पिग कैचर में कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही है, एक ही है। यानी कि एक ऐसा उपकरण रहता है जिसमें एक पाइप जैसे एक संरचना रहती है जिसके अंदर से वायर को गुजारा जाता है। फिर उसमें आगे एक लॉक रहता है जो कि ये जो लॉक है वो जानवर के गले में फंसा कर फिर पीछे से खींच दिया जाए जो जैसे कि वो लॉक हो जाए। वो लॉक होगा तो जानवर को फिर गले से उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो यही रहेगा सुअर में पिग कैचर, इसी को बोलेंगे। तो आवारा जो सुअर रहते हैं, आवारा सुअर को पकड़ने के लिए गर्दन पर अप्लाई करते हैं। तो आवारा सुअर को पकड़ने के लिए गर्दन पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डॉग में कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या होता है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन कॉलर या फिर ई कॉलर। अब ये होता क्या है, तो जो कुत्ता रहता है उस मतलब कोई कुत्ता है जो काट लेता है, तो यूं मान लो कि ये कुत्ता है, ये कुत्ते का मुंह है या फिर ये कुत्ता ही है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो ये कुत्ता है। हाँ, ये कुत्ता है तो कुत्ते के गर्दन पर यूं एक चीज यूं अप्लाई करते हैं बाल्टी जैसी। आपने नॉर्मल देखा होगा कि यूं ये एक चीज रहती है यूं अप्लाई करते हैं बाल्टी जैसी, यूं कुत्ते के मुंह पर यूं अप्लाई करते एक चीज बाल्टी जैसी, मतलब एक जो संरचना रहती है उसको बोलेंगे हम एलिजाबेथन कॉलर। यानी कि कुत्ते के मुंह पर यूं यूं गर्दन से ये जो गर्दन रहता है उसके यूं आगे की तरफ पूरा अप्लाई करते हैं, मतलब एक पूरा कॉलर टाइप उसको रहता है, उसको बोलेंगे हम एलिजाबेथन कॉलर, जो कि कुत्ते के गर्दन से उसके मुंह से भी आगे तक रहती है जिससे वो कुत्ता किसी को काट नहीं पाए। उसको ही हम बोलते हैं एलिजाबेथन कॉलर। तो एलिजाबेथन कॉलर किसे कहेंगे, तो कुत्ते के गर्दन पर अप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है, तो कुत्ता काटने से रोकने के लिए। तो कुत्ते के गर्दन पर अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, तो काटने से रोकने के लिए, काटने से रोकने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि टैप मजल क्या होता है। दूसरा है टैप मजल। अब टैप मजल आप नॉर्मल भी अगर कुत्ते को अगर हॉस्पिटल ले गए हो तो उसको जब भी आईवी लगाते तब उसके मुंह पर एक टैप मारी जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो क्या करेंगे कि जो टैप मजल रहती है वो एक बैंडेज रहती है, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं बैंडेज, जो व्हाइट कलर की जो लंबी पट्टी रहती है बैंडेज उसे बोलेंगे। तो उसको क्या करेंगे कि वो एक लंबा सा बैंडेज फाड़ लेंगे, ठीक है, तो फिर उसको बराबर दो भागों में, जैसे हम क्रिस क्रॉस अभी पढ़ा था, जैसे गर्दन से गुजारेंगे वैसे ही इसके मुंह से यूं, पहले तो इसके मुंह से यूं नीचे से गुजारेंगे, फिर ऊपर जाके यूं गांठ मार देंगे। फिर मतलब ये मान लो ये कुत्ते का मुंह है, फिर कुत्ते का मुंह है तो एक बैंडेज लेंगे, इसके नीचे से यूं गुजारेंगे, इसके नीचे से यूं गुजारेंगे, फिर यहाँ पर गांठ मार के फिर पीछे से यूं गर्दन पर बांध देंगे। यानी कि इसके मुंह से इसका जो मुंह रहता है उसको बांध देंगे, फिर वो जो बैंडेज है उसको गले पे यूं लगा देंगे। अब मान लो
ये है कुत्ते का मुंह और ये है कुत्ते की गर्दन। तो ऐसे यूं बैंडेज यहाँ से यूं यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यूं गांठ मार के फिर वापस नीचे लाके यूं गर्दन पर यूं बांध देंगे, जिससे क्या रहता है कि कुत्ता काटे नहीं। कुत्ते को काटने से कुत्ता काटे नहीं, इसलिए उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या रहता है, ये एक बैंडेज ही रहती है। तो मुंह को बंद करने के लिए बैंडेज का बांधना, मतलब मुंह को बंद रखने के लिए बैंडेज बांधना, मुंह को बंद रखने के लिए बैंडेज बांधते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बिल्ली को नियंत्रित करने का तरीका। नियंत्रित करने के लिए बिल्ली को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? तो बिल्ली में नियंत्रित करने के लिए एक ही रहेगा कि मॉडिफाइड एलिजाबेथन कॉलर। मॉडिफाइड ई कॉलर। अब मॉडिफाइड ई कॉलर क्या रहेगा कि ये एलिजाबेथन कॉलर जैसा ही रहता है, बस बिल्ली के लिए थोड़ा छोटा रहता है, बस उसमें और कुछ फर्क नहीं है। तो ये सेम ई कॉलर जैसा ही होता है, जिसे गर्दन पर पहनाते हैं। गर्दन पर पहनाते हैं। कैसा रहता है? सेम ई कॉलर जैसा, यानी कि जैसा कुत्ते में एलिजाबेथन कॉलर रहेगा वैसे ही ये मॉडिफाइड ई कॉलर भी रहेगा। ये फर्क इतना है कि वो कुत्ते में पहनाएंगे, वो बिल्ली में पहनेंगे। बिल्ली वाला थोड़ा छोटा रहेगा और कुत्ते वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, और कुछ भी फर्क नहीं है। उसके बाद एक और आएगा बिल्ली में, फेरल मजल। फेरल मजल, फेरल मजल। फेरल मजल यानी कि एक मजल रहता है जो बिल्ली के लिए मुंह को बंद करने के लिए होता है। मुंह को बंद या फिर मुंह को बांधने के लिए, मतलब बिल्ली उसका मुंह बंद रख सके इसलिए उसको पहनाते। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू।